Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. I am Vikas Ranjan, PGT Biology from KBONGC Ankleshwar. We are discussing a chapter of class 10th, that is life process. In previous two video lecture, I have discussed nutrition in plants and nutrition in animal. Today I am going to discuss another life process, that is respiration. All living organisms have to perform various works and all these work require energy. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं उनको कई सारे काम करने होते हैं, कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं और इन सभी फंक्शंस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि लिविंग ऑर्गेनिम्स को ये एनर्जी मिलती कहाँ से है। हमने प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स में पढ़ा है कि हम एनर्जी के लिए फूड लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिम्स एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फूड लेते हैं। ये फूड लिविंग ऑर्गेनिम्स की बॉडी में डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड उस फूड को ट्रांसपोर्ट करके डिफरेंट सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जहाँ सेल्स के अंदर उस डाइजेस्टेड फूड की फर्दर ब्रेक डाउन होती है, उसको फर्दर स्प्लिट किया जाता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरियस फंक्शंस के लिए यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड को फर्दर सेल्स के अंदर ब्रेक किया जा रहा है, ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। देन how can we define the term respiration? So respiration is a process of breakdown of digested food in the cells of the body to release energy. लिविंग ऑर्गेनिम्स की बॉडी के अंदर सेल्स में डाइजेस्टेड फूड को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, और यही प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म साइमल्टेनियसली उसको यूटिलाइज नहीं करते, बल्कि उस एनर्जी को यूटिलाइज करके एटीपी का फॉर्मेशन कर लिया जाता है, एडीपी प्लस फॉस्फेट। और रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी का फॉर्मेशन कर लिया जाता है, और जब कभी भी सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है, और एटीपी के ब्रेक डाउन के कारण हमें फर्दर एनर्जी रिलीज होती है। जो फर्दर एनर्जी रिलीज होती है उसे ऑर्गेनिम्स अपने वेरियस फंक्शंस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। दैट मीन्स एटीपी इज़ द energy currency of the cell. Why it is energy currency of the cell? Because the energy released during the process of respiration is stored in form of ATP in the cells. Hence ATP is known as energy currency of the cell. Now we have to study different types of respiration. There are two types of respiration. One is aerobic respiration and another one is anaerobic respiration. Aerobic respiration, the respiration which takes place in the presence of oxygen. वैसा respiration जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, उस respiration को हम नाम देंगे aerobic respiration का। And the respiration which takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. It is very simple to डिफाइन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज़ क्लियर कि वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उसको कहेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। देयर आर सम डिफरेंसेज बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यू हैव टू रिमेंबर दीज डिफरेंसेज। फर्स्ट डिफरेंस, aerobic respiration takes place in presence of oxygen, anaerobic respiration takes place in absence of oxygen. Second difference, there is complete breakdown of glucose in aerobic respiration and there is partial breakdown of glucose in anaerobic respiration. Third difference, more energy is released या produced in
aerobic respiration and less energy is produced during anaerobic respiration. Fourth difference, the end product of aerobic respiration is carbon dioxide and water, while the end product of anaerobic respiration is either lactic acid or aerobic respiration takes place in mitochondria, while anaerobic respiration doesn't takes place in mitochondria. anaerobic respiration अलग अलग ऑर्गेनिम्स में अलग अलग तरीके से होगा. अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट सेल में होगा तो ईस्ट सेल में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण फॉर्मेशन होगा इथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल है, और कार्बन डाइऑक्साइड का. जबकि अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, then this anaerobic respiration produce lactic acid and energy. हमारे मसल सेल्स में भी anaerobic respiration होता है when there is requirement of more energy due to heavy work or exercise. Our muscles also respire anaerobically and produces lactic acid. It is lactic acid which accumulated in muscle cells, due to which we feel fatigue or muscle cramp. The most common substrate for respiration is glucose. ये सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज करेगा. देयर इज अ टर्म ग्लाइकोलिसिस. व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? तो ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ splitting of glucose molecule into pyruvate during respiration. This process is called glycolysis. Glyco stands for glucose and lysis means breakdown. Glycolysis takes place in cytoplasm of the cell. Glycolysis cells के cytoplasm में होगा and it is the common pathway for all types of respiration. Respiration चाहे aerobic हो या anaerobic हो, glycolysis दोनों तरह के respiration में होगा. हाँ, ये अलग बात है कि आफ्टर ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा और पायरुवेट फर्दर डिफरेंट टाइप से स्प्लिट होगा. डिफरेंट टाइप से अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो पायरुवेट का स्प्लिटिंग अलग तरीके से होगा, और अगर रेस्पिरेशन एनारोबिक है तो पायरुवेट की स्प्लिटिंग अलग तरीके से होगी. अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा और फर्दर ब्रेक डाउन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा. लेकिन अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो पायरुवेट इथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल है, उसमें ब्रेक होगा. ये इस सेल में देखने को मिलेगा. और अगर ये हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में हो रहा है देन पायरुवेट लैक्टिक एसिड में ब्रेक होगा. स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. तो यू हैव टू आंसर देयर आर 3 वेज एज पर योर सिलेबस. 3 वेज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो, वो पहले ब्रेक होगा पायरुवेट में. ग्लूकोज से बनेगा पायरुवेट. ग्लूकोज से पहले बन जाएगा पायरुवेट और ये पायरुवेट अलग अलग तरीके से ब्रेक होगा. अगर ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अगर ये आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी रेस्पिरेशन अगर एरोबिक होगा तो पायरुवेट ब्रेक होगा CO2 प्लस H2O में, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज़ होगी. अगर ये ईस्ट सेल होगा तो ईस्ट सेल में ये ब्रेक हो जाएगा अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. साथ ही साथ इसके एनर्जी भी रिलीज होगी. बट अगर ये आएगा हमारे मसल सेल्स में तो मसल सेल्स में ये फॉर्म करेगा लैक्टिक एसिड और इसके साथ रिलीज होगी एनर्जी. तो स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि
पायरुवेट की ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से। नाउ वी हैव टू डिस्कस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होगा काफ़ी सिंपल मैकेनिज्म है। इन प्लांट्स एयर इंटर्स इन लीव्स थ्रू स्टोमाटा। आपने पहले भी पढ़ा है कि स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेसेज फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो इस स्टोमाटा के थ्रू एयर जो होगा वो लीव्स में एंटर करेगा, और साथ ही साथ ये स्टेम्स पे भी कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ से भी एयर इंटर करेगा प्लांट्स में। इन प्लांट्स देयर आर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेज फिल्ड विद एयर। प्लांट सेल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेज होते हैं जो कि एयर से फिल्ड होते हैं, और इन्हीं इंटरसेलुलर स्पेसेज से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा डिफरेंट सेल्स को बाय द सिंपल प्रोसेस डिफ्यूज़न। और जहाँ उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, और एनर्जी रिलीज़ की जाएगी। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन काफ़ी सिंपल है। स्टोमाटा के थ्रू एयर इंटर होगा प्लांट लीव्स में, और स्टेम पे पोर्स जो प्रेजेंट है उसके थ्रू भी एयर इंटर होगा। वहाँ इंटरसेलुलर स्पेस होंगे जो एयर से फिल्ड होंगे। उन इंटरसेलुलर स्पेसेस से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो करके डिफरेंट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और वहाँ पर रेस्पिरेशन होगी। दैट मीन्स ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। नाउ वी हैव टू टॉक रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स, जनरली इन फिशेज। फिशेज यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर फॉर देयर रेस्पिरेशन। फिश जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको यूज़ करती हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। दे हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। गिल्स हैव वेरी हाई ब्लड सर्कुलेशन इन इट। फिशेज में गिल्स एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा जो हाईली रिच होगा ब्लड सर्कुलेशन से। फिशेज टेक वाटर फ्रॉम देयर माउथ and pass these water through their gills. The dissolved oxygen in water then diffuses into the blood present in gills. Now blood transport oxygen to each and every cells for cellular respiration. Very simple mechanism. फिशेज में गिल्स प्रेजेंट होंगी, गिल्स में हाईली ब्लड सर्कुलेशन होगा। फिशेज अपने माउथ से वाटर लेंगी, वाटर को गिल्स के थ्रू पास करेंगी। वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वो गिल्स के ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, और ब्लड वहाँ से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके डिफरेंट सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी फर्दर रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। वी हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन। द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs and diaphragm. But the main respiratory organ is lungs. हमारे शरीर में ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन के लिए, दैट मीन्स ब्रीदिंग के लिए, एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। एंड दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs and diaphragm, but the main respiratory organ is lungs. Breathing, the process of taking oxygen rich air, which is also known as inhalation, and release of carbon dioxide rich air, that is exhalation, is called breathing. लिविंग ऑर्गेनिम्स के द्वारा ऑक्सीजन रिच एयर का बॉडी के अंदर लिया जाना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस ये कॉमनली कहलाता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। रेस्पिरेशन इज ब्रॉडर टर्म दैन ब्रीदिंग। अगर हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें, अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को देखें जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए, लेबलिंग पता होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या है। तो इसमें सबसे पहले आएगा नॉस्ट्रिल्स। नोज़ की जो ओपनिंग होगी दैट आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के बाद होगी नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के बाद आ जाएगा फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया या विंड पाइप। ट्रैकिया
फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंकाई, दो पार्ट में डिवाइड होगा, दीज आर कॉल्ड ब्रोंकाई। हर ब्रोंकाई अलग अलग, हर एक ब्रोंकाई अलग अलग लंग्स में इंटर करेगा। ब्रोंकाई फर्दर कई पार्ट में डिवाइड करेगा, उसको हम लोग नाम देंगे ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड के ऊपर यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे एंड दीज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एल्वियोलाई। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के बाद फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स होंगे, दीज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एल्वियोलाई। दीज एल्वियोलाई helps in exchange of gases. Due to presence of alveoli, the surface area for exchange of gases increases drastically. क्योंकि एल्वियोलाई बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके कारण ये गैसेज के एक्सचेंज के सरफेस एरिया को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण लंग्स से ब्लड में गैसेज का एक्सचेंज आसानी से हो पाएगा। Now we have to understand the mechanism of breathing. Air enters through the nostrils. The hair and mucus trap the dust particles. It then passes through the pharynx, larynx, trachea, bronchi and enters the lungs. The trachea has a ring of cartilage which prevents it from collapsing when there is no air in the trachea. ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज के रिंग बने होते हैं। ये इसलिए होता है ताकि जब ट्रैकिया में विंड ना हो तो इस समय ट्रैकिया के वाल आपस में कोलैप्स ना कर जाएं, इसके कारण ट्रैकिया में कार्टिलेज का बना हुआ रिंग्स होता है जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। द ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू अ स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स which ends in tiny air sacs called alveoli. The alveoli is supplied with blood vessels through which exchange of gases takes place. The alveoli helps to increase the surface area of exchange of gases. Alveoli का बेसिक फंक्शन ही यही है, बेसिक पर्पस ही यही है कि ये गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है उसको ड्रेस्टिकली इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण गैसेज का एक्सचेंज काफ़ी आसानी से हो पाता है। When we breathe in air, the muscles of diaphragm contracts and moves downward, and the chest cavity expand and airs into the lungs. जब हमें इनहेलेशन करना होता है, एयर को अंदर लेना होता है, तो उस समय डायफ्राम का मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और डाउनवर्ड मूव करेगा। साथ ही साथ जो चेस्ट कैविटी है वो बाहर की तरफ एक्सपैंड करेगी, जिसके कारण एयर अंदर आएगा और लंग्स में फिल हो जाएगा। When we breathe out air, the muscle of diaphragm relaxes and moves upward, and the chest cavity contracts and air goes out of the lungs. जब हमें एयर को लंग्स से बाहर निकालना है उस समय क्या होगा, डायफ्राम का मसल रिलैक्स करेगा, वो लंग्स के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, साथ ही साथ चेस्ट कैविटी भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसके कारण लंग्स के ऊपर प्रेशर आएगा और लंग्स से जो एयर है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। हम डायग्राम में भी इसको देख सकते हैं। ब्रीदिंग इन, जब हम ब्रीदिंग इन कर रहे हैं दैट मीन्स इनहेलेशन कर रहे हैं, तो चेस्ट हमारा जो है वो एक्सपैंड होगा, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा डायफ्राम में, और लंग्स में एयर फिल होगा। लेकिन जब हम ब्रीद आउट करेंगे यानी एक्सेलेशन करेंगे उस समय क्या होगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ रिलैक्स करेगा, यानी कि डायफ्राम ऊपर की तरफ लंग्स को पुश करेगा, साथ ही साथ चेस्ट कैविटी इनवर्ड मूव करेगी, जिसके कारण लंग्स के ऊपर प्रेशर आएगा और लंग्स में प्रेजेंट एयर नॉस्ट्रिल्स के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड नाउ we have to move another life process, that is transportation, in next video lecture. Thank you for watching.